नमस्कार दोस्तों, आरबीबीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा बताई थी और उसका सूत्र बता दिया था। फिर हमने ये बताया था कि पार्श्विक विस्थापन है वो किन किन तीन राशियों पर निर्भर करता है। आपतन कोण के अनुसार किस प्रकार बदलता है, गुटके की मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है और उस गुटके के पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आपने लिखा था, पीछे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, पार्श्विक विस्थापन D = T अपॉन cos R sin I - R। यहाँ T गुटके की मोटाई है, I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। अपन जानते हैं इसको, अगर हम इस तरीके से लिख दें T अपॉन cos R और बेटा इसमें सूत्र लगा दें sin A - B वाला, sin A - B का आप सभी जानते हो ये होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। बायोलॉजी वाले हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन 11th में फिजिक्स में पहले सेकंड चैप्टर में ये थे, आपको पता होगा। फिर भी नहीं है तो मैंने आपको लिख दिया है sin I cos R माइनस cos I sin R। आप देखेंगे D = T ब्रैकेट, आप इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ बेटा इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी भाग लगेगा, तो यहाँ से तो रह जाएगा केवल sin I माइनस cos I sin R अपॉन cos R। यहाँ तक देखेंगे। आप लोगों ने देखा है यदि जो गुटका है उसका अपवर्तनांक n है तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, n या म्यू इजिकल टू कितना होगा बेटा, sin I बटे sin R। तो यहां से हम sin R की वैल्यू लगाएंगे तो यहीं लिख देते हैं, लेकिन म्यू इजिकल टू sin I अपॉन sin R से sin R इजिकल टू sin I अपॉन म्यू रखने पर यहां से आ जाएगा बेटा D इजिकल टू T sin I माइनस cos I। अब इस sin R की वैल्यू तो रखेंगे sin I बटे म्यू, तो sin I तो ऊपर रह जाएगा और म्यू नीचे आ जाएगा और sin R यहाँ पे पहले से है ही, सॉरी cos R है बेटा। ठीक, इनमें से sin I कॉमन आ रहा है तो देख लेंगे अपन, D इजिकल टू T sin I ब्रैकेट 1 माइनस यहां से बचेगा cos I अपॉन म्यू sin R। गलत फिर लिख दिया, म्यू cos R है बेटा, ये sin R नहीं है। अब इस cos R को हम sin R में कन्वर्ट करेंगे, T sin I ब्रैकेट 1 माइनस cos I अपॉन म्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर R हो जाएगा। आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर R प्लस cos स्क्वायर R इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर R उधर चला जाएगा, cos स्क्वायर R इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R, उसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये cos R की वैल्यू यही आती है। अब इसमें भी हम साइन R का यही वाला मान लगा देंगे sin I बटे म्यू, तो यहाँ हो जाएगा sin I स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, तो ये D इजिकल टू हो जाएगा T sin I ब्रैकेट 1 माइनस cos I अपॉन म्यू अंडर रूट 1 माइनस ये होगा बेटा साइन स्क्वायर I अपॉन म्यू स्क्वायर। आप सभी जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो ये म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I हो जाएगा और ये म्यू स्क्वायर आ जाएगा वर्गमूल के फिर बाहर, ये पहुंचेगा जस्ट ऊपर, यहाँ लिखा जाएगा। तो ये आपने लिख लिया होगा, उस लाइंस के बाद में यहाँ लिख देता हूँ आपको, देखेंगे जरा। D इजिकल टू T sin I ब्रैकेट 1 माइनस
म्यू कॉस आई अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अगर ये छोटा सा लिख गया है तो दिख रहा है 1 माइनस म्यू कॉस आई अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये म्यू से म्यू जाएगा कट, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल सूत्र d इक्वल टू टी साइन आई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस आई अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ये जो मैंने लिख दिया, जो लाइन इस बॉक्स के अंदर है, ये सूत्र आता है आपको। अब इस सूत्र की सहायता से मैं आपको आसानी से इस बात को बता देंगे कि d का मान t के अनुसार कैसे बदलता है, i के अनुसार कैसे बदलता है और म्यू के अनुसार कैसे बदलता है। ठीक है ना, एक लाइन ये और मिटा देते हैं, नीचे आपको बता देंगे। फिर अब देखेंगे आपको, अगर गुटके की मोटाई का मतलब है उस गुटके के अपवर्तक, जो समांतर पृष्ठ है ना, जो अपवर्तक पृष्ठ हैं वो समांतर हैं, उनके बीच की दूरी। अगर ये t बढ़ेगा तो d की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरा आपतन कोण i बढ़ेगा तब भी d का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन सभी जानते हैं जब कोण साइन में कोण बढ़ता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तब भी d की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, और इसके बाद देखेंगे बेटा, जब हमारा अपवर्तनांक बढ़ता है, अपवर्तनांक बढ़ेगा तब भी d की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी जरा सुनिएगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो ये अंश लिखा है, ये हर लिखा है, इस हर की वैल्यू बढ़ेगी। हर की वैल्यू बढ़ेगी तो इस पूरे का मान कम हो जाएगा, और इस पूरे का मान कम होगा तो एक में से घटने वाली संख्या कम होगी। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मान बढ़ जाएगा। जब इसका मान बढ़ेगा तो d की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस ब्रैकेट का मान म्यू के बढ़ने पे कैसे बढ़ता है, 1 मिनट के लिए मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है, आप देख रहे हैं 1 माइनस 1/4, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है 1 माइनस 1/6। आप सभी को दिख रहा होगा ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू है वो, गलत बोल दिया, हाँ, ये वाली वैल्यू है वो ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू है वो कम है। तो आप देख रहे हैं हर बढ़ रहा है, यहाँ पे हर की वैल्यू बढ़ा दी, तो हर बढ़ने से इस संख्या का मान कम हो जाएगा। जब ये मान कम होगा तो एक में से कम मान घटेगा तो कुल मान कितना बचेगा हमारा, ज़्यादा बचेगा। उसी वैल्यू को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। म्यू बढ़ेगा तो यानी इसका हर बढ़ जाएगा, हर बढ़ेगा तो ये वैल्यू पूरी है वो घट जाएगी। जब ये कम होगी तो एक में से कम मान घटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मान बढ़ जाएगा तो d की वैल्यू बढ़ जाएगी। कुल मिला के मैंने ये पूरा आपको एक्सप्रेशन करके बताया है। इस एक्सप्रेशन को आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको तो बस 3 बातें ध्यान रखना है जो मैंने आपको बता दी। भले आप यहीं तक सूत्र याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। d इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर और साइन आई माइनस आर वाला जो पहले लिखा है वहां तक याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे इतना बताना है आपको कि पार्श्विक विस्थापन का मान निम्नलिखित परिस्थितियों में बढ़ जाता है। नंबर 1, गुटके की मोटाई t बढ़ने पर। नंबर 2, आपतन कोण i का मान बढ़ने पर। और नंबर 3, गुटके के पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ने पर। बाकी इस टॉपिक में से और आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब आपने सूत्र पढ़ ही लिया है तो एक क्वेश्चन और है, उसको मैं इसमें बता दूं आपको कि हम उस गुटके के द्वारा आपतन कोण परिवर्तित करके अधिकतम कितना पार्श्विक विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यही सूत्र में देख लें, I की वैल्यू अधिकतम हो और साइन I की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, D का मान मैक्सिमम कब होगा, जब साइन I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप कहते हैं सर t की वैल्यू को मैक्सिमम कर दो, और t की वैल्यू को मैक्सिमम तो मैं जब कर दूं, आप देखें मैंने क्या कहा, एक समान मोटाई का गुटका, वही गुटका उपयोग करना है, फिर हमको d का मान अधिकतम प्राप्त करना है। तो वो केवल किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, साइन I पर। ठीक है ना। अब साइन I अधिकतम होगा तो d का मान अधिकतम होगा, और साइन I कितना होता है अधिकतम, 1। कितना होना चाहिए इसके लिए, 1। जब साइन I 1 जब होगा, जब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अर्थात जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री होगा तो पार्श्विक विस्थापन का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो यहां लगाएंगे d मैक्सिमम इक्वल टू t साइन 90 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 90 लगाएंगे, और सब जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ये पद 0 हो जाएगा,
1 में से 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा और साइन 90 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो डी मैक्सिमा इक्वल टू आ जाएगा टी। इसका मतलब हम किसी भी गुटके के द्वारा अधिकतम पार्श्विक विस्थापन उस गुटके की मोटाई के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट तो वो थे, एक चौथा पॉइंट ये है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इस सूत्र को आपको ड्राइव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मैंने 3 बातें बोली वो आपको याद होनी चाहिए और चौथी वाली बात ये आपको पता होना चाहिए। अधिकतम कितना प्राप्त कर सकते हैं हम? गुटके की मोटाई टी के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। इतना सा हमारा बेटा पार्श्विक विस्थापन में था। ओके, अब दूसरा आता है, अगला है इसमें बेटा लांबिक विस्थापन। लांबिक विस्थापन क्या है मैं बताता हूं आपको। हम लोग अगर कांच के गिलास में, उसमें पानी नहीं है और हमने कोई भी सिक्का डाल दिया, हम उसको ऊपर से देख रहे हैं तो सिक्का जहां है वो हमको वहीं दिखाई दे जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि उस कांच के गिलास में हमने पानी डाल लिया। आधा भर लो, आधे से ज्यादा भर लो। सर पूरा भर दें तो पूरा भर दो, मैंने कम मना किया है। आपने अगर पूरा भर दिया, अब उस शांत हो गया पानी। अब आप उसको दोबारा से देखेंगे सिक्के को तो आपको ऐसा नजर आएगा कि वो सिक्का कुछ ऊपर है, यानी अपनी वास्तविक पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तब परिभाषा लिखते हैं कि सघन माध्यम में उपस्थित किसी बिंदुवत वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था से कुछ ऊपर दिखाई देती है। वह वस्तु अपनी वास्तविक अवस्था से जितनी ऊपर दिखाई देती है उस मान को हम उसका लांबिक विस्थापन कहते हैं। इसे आप डी से दर्शा दो, एक्स से दर्शा दो। इनको प्रदर्शित करने के लिए कोई निश्चित मान नहीं है, लेकिन फिर भी हम डी से दर्शाएंगे। मेरा समझाना ये था आपको कि ये कोई भी पात्र है, इस पात्र में यहां कोई भी वस्तु रखी है, बिंदुवत वस्तु ओ। आप यहां ऊपर से देखेंगे तो आपको ये जिस पोजीशन पर है वहीं दिखाई दे जाएगी। लेकिन जब हमने इसमें पारदर्शी द्रव, अब सर हम जल ही भरेंगे, अरे भैया जल आसानी से उपलब्ध है तो इसलिए भर लेते हैं, उसको पढ़ा देते हैं और जल का अपवर्तनांक भी हमको ज्ञात है। अन्य पारदर्शी पदार्थ को भर लीजिए आप, जिसका अपवर्तनांक आपको पता हो, ऐसी कोई बाउंडेशन थोड़ी है। तो मेरा समझाना ये है कि अगर इसकी वास्तविक गहराई है, ये टी है, कितनी है वास्तविक गहराई? टी। अब इस वस्तु को हम ऊपर से देखेंगे तो यह वस्तु हमको इस अवस्था से अपनी ये जो पोजीशन है, बिंदु ओ दिख रहा है तली पर, यहां से थोड़ी ऊपर नजर आएगी। कैसे? देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु से कम कितनी किरणें आनी चाहिए? आप जानते हैं सभी, कितनी आनी चाहिए? कम से कम 2। ये बिना विचलित हुए सीधी चली गई, क्यों? क्योंकि अविलंबत आ रही है। साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है? 0। तो जब आपतन कोण 0 होता है तो प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। सुन पा रहे हैं कि नहीं? ठीक। दूसरी किरण जाएगी बेटा, वो जाएगी यहां से, ऐसे मानिए। अब यहां तो आपतन कोण 0 है नहीं, यहां तो ये आपतन कोण बन रहा है ना, ये बनेगा इतना आपतन कोण, तो यहां से अपवर्तित हो जाएगी, इधर जाएगी और इस बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होगी। ये मैंने आई लिख दिया है, न दिख रहा हो आपको तो मैं बता रहा हूं, ये आई है। आपकी आंख यहां है, आप इसको देखेंगे यहां से तो ये वस्तु आपको ओ पर नजर नहीं आएगी, ये वस्तु आपको आई पर नजर आएगी। यहां से देखने पे ऐसा लगेगा एक किरण है ये वाली, यहां से आई से आ रही है, ये दूसरी वाली भी आई से ही आ रही है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु की जो वास्तविक स्थिति है उससे, और इस वाले को कहेंगे आभासी स्थिति। तो ये जो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का ये जो अंतर है उसको हम कहते हैं लांबिक विस्थापन। और इसे हम किससे दर्शा देंगे? डी से दर्शा देते हैं। ये मैंने यहाँ डी बना दिया, क्या बना दिया? यहाँ आई से लेके यहाँ तक बना दिया डी, और ऊपर की वैल्यू रख दी मैंने एक्स। जरा देख लो, यानी एक्स प्लस डी है, उसकी वैल्यू हमारी टी के बराबर हो जाएगी। तो
x को कहेंगे आभासी गहराई और t को कहेंगे हम उसकी वास्तविक गहराई और d को कहते हैं लांबिक विस्थापन। मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार परिभाषा। ये किरण नंबर 1 है और ये वाली किरण नंबर 2 है। सर हम इसको 1 देंगे इसको 2 देंगे, वो आपकी बात है, लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सघन माध्यम में उपस्थित किसी बिंदुवत वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है। इस घटना को लांबिक विस्थापन कहते हैं। ठीक है ना। इसका मान उस वस्तु की वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अंतर के बराबर होता है। ये आपका आपतन कोण है, मैंने आपसे फिर कह दिया आई। ठीक, और ये वाला बनेगा इसका, ये अपवर्तन कोण बनेगा, इसे कहेंगे आप आर। ये आर होगा और ये आई है। अब थोड़ा सा आप मुझे देखेंगे बेटा, ये लाइन है, इसको मैं ओ डैश डाल दूं, ठीक है, इसको एम डाल दूं, आप जैसे कह दो वैसे डाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा देखेंगे आप थोड़ा सा कि यहाँ देखिए ये एंगल आर है, तो ये जो अभिलंब मैंने खींचा है उसका और ये जो रेज आ रही है दो, इसके बीच का एंगल आर है ना। ठीक, तो आप देखेंगे ये लाइन समांतर है, तो ये कोण आर है, तो इसका ये संगत कोण भी कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर लिख लें, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में क्योंकि मैं इतना छोटा लिख पा रहा हूं यहाँ, तो ये आप आर लिख लेंगे। और ये कोण आई है तो ये वाला भी आप आई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला हमारा एकांतर कोण होगा और ये कौन होगा बेटा, आई। आपने सुन लिया ना सभी ने, कोण एम ओ और ओ डैश है वो आई है, और एम आई और ओ डैश है वो आर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लांबिक विस्थापन का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, माना जल मान लो, कोई भी द्रव मान लेते हैं, ठीक है ना, एयर के सापेक्ष जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ANL है, ये मान लिया मैंने। तो माना एक समांगी पारदर्शी द्रव में कोई भी बिंदुवत वस्तु O स्मॉल t गहराई पर उपस्थित है, जिसे ऊपर से देखने पर वह स्वतंत्र पृष्ठ से x गहराई पर दिखाई देती है, जिसके लिए लांबिक विस्थापन का मान d है। तो बेटा आपको चित्र से दिख रहा होगा d इक्वल टू हम लिखेंगे t माइनस एक्स और इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू चाहिए तो t का मान निकालो और x का मान निकालो। तो t तो आप स्केल से नाप लेंगे कितनी गहराई पर रखा हुआ, अब वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी हमको, x की। तो उसके लिए हमारे पास दो एंगल मैंने पहले से ले लिए हैं, एक तो I ले लिया है और एक ले लिया है R। तो हम समकोण त्रिभुज लेंगे बेटा OM O डैश, दोबारा से लेंगे IM O डैश। आप लिखेंगे यहाँ, लेकिन चित्र से समकोण त्रिभुज OM O डैश में साइन आई बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है एम ओ डैश, कर्ण कितना है ओ डैश। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज आई एम ओ डैश में कौन है एंगल बेटा, ये आर। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा हमारा एम ओ डैश अपॉन आई ओ डैश। ठीक, अतः साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, आप भाग दे दीजिए, एम ओ डैश अपॉन ओ डैश अपॉन एम ओ डैश बटे आई ओ डैश। सही है ना। ये आप देख रहे हैं दूसरे पहले चौथे का गुणा होगा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसमें आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आई ओ डैश अपॉन ओ डैश। ठीक, ये मैंने आपके दोनों काट दिए हैं, इसका इसमें भाग दे दिया और ये ऊपर पहुंचेगा और ये वाली संख्या कहाँ आती है, नीचे। आप जानते हो ना, ऐसे दूसरे तीसरे का गुणा होता है, पहले चौथे का होता है, ये बताने की बात नहीं, आप फिर भी जानते हैं। अब बेटा मैंने क्या बताया था, स्नेल का नियम क्या कहता है, देखो आई तो ये है और आर ये है, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई बटे
साइन आर बराबर, जहां आपतन कोण है उसके सापेक्ष जहां अपवर्तन कोण है उसका अपवर्तनांक। तो अब आपतन कोण कहां है? द्रव में, और अपवर्तन कोण कहां है? एयर में। तो द्रव के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। तो यहां पर हम ANL नहीं लिखेंगे, LNA लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं, यही बात तो पढ़ने की है, साइन आई बटे साइन आर बराबर जहां आपतन कोण है उस माध्यम के सापेक्ष जहां अपवर्तन कोण है उसका अनुपात। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं, बार बार बताना पड़ता है, आप सीख लेंगे। यहां लगाएंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा LNA। यहां गलती मत कर दे रहा, ANL नहीं, LNA आ जाएगा। अगर आप इसको म्यू लिखवाएं, जैसे मान लो यहां ANL ना लिखें, हम म्यू लिख दें, तो L म्यू लिखा जाएगा, बाद में लिख दूंगा मैं, इतना ही लिखा रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसकी वैल्यू यहां लगा देंगे, LNA इक्वल टू, ये X नहीं है बेटा, N है, L और A सफिक्स में लिखे हुए हैं, ये आ रहा है हमारा IO डैश अपॉन O डैश। ठीक, अब देखो थोड़ा सा पढ़ा दूं, इसमें थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे, एक बात आपको बतानी पड़ेगी। ये वस्तु हमें O पर उपस्थित है, वो I डैश पर तभी दिखाई देगी जब ये दोनों किरणें हमारी आंख में पहुंचेंगी। ये सब जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। ठीक है, अब ये दोनों किरणें आंख में पहुंचे तो हमारी आंख की पुतली का जो व्यास है वो 2 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक परिवर्तित होता है। तो हम 8 मिलीमीटर नाम काहे को लेंगे? हमें तो कम से कम मान दिखाना है ना। तो हम तो ये कहेंगे, यहां हम लाइन लिखेंगे, हमारी आंख की पुतली का व्यास 2 मिलीमीटर होता है और ये दोनों किरणें हमारी आंख में तभी प्रवेश करेंगी जब बिंदु O डैश है वो बिंदु M के निकट होगा। इस लाइन को लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मैं चाहता हूं O डैश के स्थान पर OM लिखना और I O डैश के स्थान पर IM लिखना। ना तो I O डैश की वैल्यू मालूम है ना O डैश की वैल्यू मालूम है, तो ये इनके पदों में आ जाएंगे इसलिए। लेकिन सीधे तो नहीं लिख दूंगा कि इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर लिखने पर, उसके लिए अपन को एक लाइन, कोई तो तर्क देना पड़ेगा। तो वो तर्क यही है कि हमारे यहाँ आप लिख सकते हैं, हमारी आंख की पुतली का व्यास, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे, हमारी आंख की पुतली का व्यास 2 मिलीमीटर होता है, जो बहुत कम है। ये दोनों किरणें जब हमारी आंख में प्रवेश करेंगी तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। इसके लिए बिंदु O डैश बिंदु M के निकट होना चाहिए। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? O डैश अप्रोक्सीमेटली OM तथा IO डैश अप्रोक्सीमेटली IM। यानी जब बिंदु O डैश इसके पास होगा तो O डैश की वैल्यू OM के बराबर, IO डैश की वैल्यू IM के बराबर हो जाएगी। अतः LNA इक्वल टू IM अपॉन OM आ जाएगा। और देखो क्या आएगा, यहां से देखेंगे आप, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, 1 अपॉन LNA इज इक्वल टू OM अपॉन IM। 1 अपॉन LNA उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार हम इसको ANL लिख देंगे, ठीक है ना, या ANL इज इक्वल टू OM अपॉन IM। सही है? आ रही बात समझ में? ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? 1 अपॉन LNA इक्वल टू होगा ANL। हाँ, अब देख लो ये आ गया। यहां विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और यहां क्या है? वही सघन माध्यम। तो ये मैंने लिख दिया ना, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर OM बटे IM। OM क्या है? उस वस्तु की वास्तविक गहराई,
और IM क्या है, उस वस्तु की आभासी गहराई। तो यहाँ एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक ये भी फॉर्मूला मिल गया। ये सीधे फॉर्मूला मैं लिखा सकता हूँ आपको, लेकिन वो आपको रटने पड़ेंगे, समझ में नहीं आएंगे। अगर ऐसे पढ़ लेते हैं तो वो समझ में आ जाते हैं। ये जितना मैंने डेरिवेशन कराया है आप इसको भूल जाएं, कोई बात नहीं है, डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए और ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ANL इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आप खूब देख सकते हैं, विरल माध्यम से किसी भी वस्तु को हम देखेंगे तो आप यहां से दिखाई दे रहा है ना, वास्तविक गहराई ज्यादा है और आभासी गहराई कम है। तो क्या समझ में आता है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कभी भी 1 से कम नहीं होता है। अब सर इसका उपयोग कहाँ करेंगे, उपयोग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। कोई भी वस्तु किसी पात्र में यानी भरे हुए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के द्रव की तली में रखी हुई है, हवा से देखने पर वह हमें 3 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देती है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए। तो वास्तविक गहराई तो हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, वो लगा दो यहाँ, और आभासी गहराई हो गई वो 3 सेंटीमीटर। क्यों, कहाँ दिखाई दे रही है, 3 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दे रही है, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ लगा देंगे। तो ANL निकल के आ गया 5/3, अर्थात विरल माध्यम के सापेक्ष उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक 5/3 निकल के आता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला भी बनाना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी ना। आप भूल जाए फिर कहें सर हम कहाँ से पढ़े, आपने कहाँ पढ़ाया था, देख लो मैंने डेरिवेशन के साथ ये पढ़ाया है, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब हम थोड़ी सी वैल्यू लगा देते हैं इनकी और उसी लांबिक विस्थापन का आपको मान बताते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ANL इक्वल टू OM की वैल्यू कितनी है T और IM की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देख लो X। तो X बराबर हो जाएगा T/ANL। यह मान कहाँ रखेंगे, आप लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर D इक्वल टू T माइनस T/X की वैल्यू तो लगाओगे ANL, तो ये निकलता है D इक्वल टू T कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/ANL, और हम इसी को लिखेंगे आपके सामने यहाँ पर, इस तरीके से भी लिखा पा सकता है आपको, T ब्रैकेट 1 माइनस 1/म्यू। ये क्या है म्यू, यहाँ विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। तो बेटा आपको परिभाषा आनी चाहिए, ये डायग्राम आना चाहिए और ये वाला सूत्र पता होना चाहिए, लास्ट में ये वाला सूत्र मालूम होना चाहिए। बीच की स्टडी अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाने का कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, आप कैसे ध्यान में रख सकते हैं, इन बातों को बताने का। तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है बेटा कि ये लांबिक विस्थापन का जो मान है वो उस समांगी पारदर्शी माध्यम यानी जो सघन माध्यम है उसकी मोटाई के साथ साथ यानी गहराई मान लें इसको, उसके अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। अभी मैंने आपको पार्श्विक विस्थापन पढ़ाया था, वैसे यहाँ बता देते हैं। अगर वास्तविक गहराई का मान बढ़ता जाएगा तो लांबिक विस्थापन का मान बढ़ेगा, और अगर उस माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा तब भी D का मान बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों, देखो वही अंश बटे हर बढ़ जाएगा तो ये वाली वैल्यू घट जाएगी, ये वैल्यू घटेगी तो 1 में से घटने वाला मान घटेगा, तो D की वैल्यू बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब एक प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। एक प्लेन कागज है मेरे पास, प्लेन कागज जिस पर जीरोक्स निकालते हैं, वाइट पेपर, ठीक, उस पर मैंने 3 डॉट लगा दिए इस तरीके से, ब्लू, ग्रीन और रेड, और उस कागज को एक समतल तल पर रख दिया, और समतल तल पर कागज रखने के बाद उस पर कांच की पट्टिका मैंने रख दी ऐसे करके। अब यहां दिखाऊंगा तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगा ना,
सर एक तो छूट गया, पता है तीनों ढक जाएंगे, ये तो दूर दूर मैंने आपको देखने के लिए बता दिए। जब बनाई ऐसे हैं कि तीनों ढकने चाहिए तो फिर दो छोड़ूंगा क्यों मैं, ऐसे करके मैंने उसको रख दिया है। तो आप इनको जब ऊपर हवा से देखेंगे तो ये तीनों डॉट आपको एक ही सीध में दिखाई नहीं देंगे, यानी एक तल में दिखाई नहीं देंगे। ऐसा लगेगा आपको कि एक का तल अलग है, दूसरे का अलग है और तीसरे का अलग है। क्यों? क्योंकि इनमें तीनों में लांबिक विस्थापन आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। प्रश्न है ऐसा दिया हुआ है, कहाँ से लांबिक विस्थापन आ जाएगा मैं बता देता हूं आपको। देखो एक इससे पिछली वीडियो देखी है ना सबने? हाँ, नहीं देखी है तो भैया इसे देखने से पहले इससे पीछे वाली वीडियो देख लें। D इक्वल टू क्या लिखा है आपका, T ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू BI/BG/OR। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉची का नियम पढ़ाया है। इसकी तरंग दैर्घ्य तो हो जाएगी 39 संगस्टम, इसकी रेड की हो जाएगी 78 संगस्टम, बाकी सभी की इन्हीं के बीच में लाई कर जाएगी। ठीक, इतना दिख रहा है। कौन सा है? एक ब्लू और एक, चलो ग्रीन की जगह येलो बना दो, पास पास है थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं है। एक येलो और एक रेड। ठीक, आप सबको दिख रहा है कि ब्लू की तरंग दैर्घ्य है वो येलो से कम है और येलो की तरंग दैर्घ्य है वो रेड से कम है। तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा? कॉची का नियम ये कहता है अपवर्तनांक उसका ज्यादा होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। a+b/λ² + c/λ⁴, यही पढ़ाया मैंने कल भी। ठीक, देख लेंगे। तो बेटा इनमें ब्लू की तरंग दैर्घ्य येलो से कम है और येलो की तरंग दैर्घ्य रेड से कम है। तो बेटा अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक किसके लिए होगा? ब्लू के लिए। और जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसके लिए लांबिक विस्थापन का मान ज्यादा होता है। तो ब्लू वाले में लांबिक विस्थापन ज्यादा मिलेगा, उससे कम मिलेगा येलो वाले में और उससे कम मिलेगा रेड वाले में। आप देख लें फिर कह लें कि रेड वाले का अपवर्तनांक होगा वो होगा कम। जब अपवर्तनांक कम होगा तो डी की वैल्यू भी कम आएगी। तो जब हम ऊपर से इन तीनों को देखेंगे तो ब्लू वाला हमें सबसे ऊपर दिखेगा, उसके नीचे येलो दिखेगा और सबसे नीचे दिखेगा वो रेड दिखेगा। क्योंकि रेड में लांबिक विस्थापन कम तो वो नीचे दिखेगा, उससे ज़्यादा विस्थापन येलो में तो वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, और उससे ज़्यादा विस्थापन है वो हमारा नीले में है तो वो हमको उससे भी ऊपर दिखाई देगा। तो आप इसका डेरिवेशन बीच में जो मैंने लिखाया है याद रख सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं रख सकते तो ये सूत्र तो आपको पता होना चाहिए कि लांबिक विस्थापन का मान ये होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मुझसे पूछा जाएगा कि अगर किसी भी पात्र में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा हुआ है तो उसमें रखी हुई बिंदुवत वस्तु हमें 4 सेंटीमीटर गहराई पर दिखाई देती है। अगर हम उसमें जल के स्थान पर कांच भर दें तो वह वस्तु हमें 4 से ऊपर दिखाई देगी कि 4 से नीचे। अब आप खुद देखो ना, जल से ज्यादा अपवर्तनांक कांच का होगा, अपवर्तनांक बढ़ जाएगा तो लांबिक विस्थापन बढ़ेगा, लांबिक विस्थापन बढ़ेगा तो पहले 4 दिखाई दे रही थी अब 4 से थोड़ी ऊपर ही तो दिखाई देगी, तभी तो लांबिक विस्थापन नीचे बढ़ेगा। इतनी बात सही है, समझ में आ रहा है ना? तो मैंने आपको पार्श्विक विस्थापन के बारे में बता दिया, लांबिक विस्थापन के बारे में बता दिया है। इसके 2 अनुप्रयोग और हैं, मैं सुना देता हूं आपको। एक है कि जब सूर्य छिपता है या उदय होता है उस समय यानी उगने से 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। इससे जो दिन का टाइम है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है इस बात को मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। एक है इसमें, देखिए सूर्य उदय होता है अथवा अस्त होता है उस समय क्षितिज से नीचे होता है, हॉरिजॉन से। ये तो है मान ली मैंने अर्थ, ये पृथ्वी है, ये लाइन है वो क्षितिज की है, चलो बाद में बनाते हैं। ये इसके चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है। कौन उपस्थित है? ये वायुमंडल है। ठीक, ये क्षितिज की लाइन है ना ऊपर, यहां नहीं, यहां खींचनी चाहिए मुझे। क्षितिज, क्षैतिज नहीं, क्षितिज, हॉरिजॉन, हॉरिजॉन्टल नहीं। प्रेक्षक यहां है, यहां कौन है? प्रेक्षक।
सूर्य उदय होगा तो मान लीजिए क्षितिज से नीचे यहाँ पर है। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर उपस्थित जो वायुमंडल है उसका घनत्व पृथ्वी तल से ऊपर की ओर चलने पर लगातार घट जाता है और अपवर्तनांक का मान भी पृथ्वी तल से ऊपर की ओर चलने पर कम प्राप्त होता है। यानी अगर हम सूर्य की तरफ से पृथ्वी तल की तरफ आएंगे तो अपवर्तनांक का मान हमको लगातार बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी जो वायुमंडल है सूर्य से पृथ्वी की ओर आने पर प्रकाशीय सघन होता चला जाता है। यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वो लगातार अपवर्तित होते हुए आती है। क्यों? क्योंकि माध्यम की सघनता लगातार बढ़ती चली जाती है अपवर्तनांक परिवर्तन होने के कारण। तो जो यहाँ सूर्य से जाने वाली प्रकाश की किरण है वो सीधी ऐसे नहीं पहुंचती प्रेक्षक पर, नो, ऐसे नहीं पहुंचेगी। ऐसे तो तब पहुंचेगी जब इस माध्यम का जो वायुमंडल है उसका अपवर्तनांक कैसा हो, एक समान हो, यानी प्रकाश की किरण में कोई भी अपवर्तन ना हो। तो होता क्या है, कैसे पहुंचती है फिर वो, ये सूर्य है, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लगातार अपवर्तित होते हुए चलती है, ऐसे मुड़ती हुई जाती है और यहां प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है। तो प्रेक्षक को ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरण इस स्पर्श रेखा की सीध से आ रही है, यहां से जो स्पर्श रेखा इसकी बनती है ना, इस सीध से आ रही है। यानी सूर्य उसको इस वास्तविक अवस्था से ठीक जस्ट ऊपर दिखाई देता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इस अपवर्तन के कारण कोण में 0.5 डिग्री का अंतर आ जाता है। उस 0.5 डिग्री के अंतर के कारण दिन जो सूर्य है वो उदय होने से 2 मिनट पहले तक, 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार से जब अस्त होता है तो अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना, वहां तक दिखाई देता रहता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य उदय होने से 2 मिनट तक और 2 मिनट पहले और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, ऐसा क्यों? तो आप इसको समझा देंगे, या आपसे ऐसे कह सकते हैं कि अपवर्तन की घटना के द्वारा समझाइए कि दिन का समय 4 मिनट कैसे बढ़ जाता है। तो मैंने अपवर्तन से संबंधित ये घटनाएं बता दी। एक अनुप्रयोग और है, उसको हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी असुविधा होती है। इसी के साथ धन्यवाद।